हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम सर क्लासेस में। दोस्तों, कुछ दिनों से इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो नहीं मिल रहा होगा क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अपलोड नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो अब कंटिन्यू आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जुलाई के फर्स्ट वीक से। ये फर्स्ट वीक का क्लास है, जो कि जितने भी करंट अफेयर्स, जितने भी न्यूज़ आए हुए हैं, अपडेटेड न्यूज़ जो एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, तो उन सभी न्यूज़ को हम लोग एक एक करके देखेंगे। जो इम्पोर्टेंट होगा वो एक, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा, उसी को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, संथाल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों, 30 जून को ये संथाल विद्रोह दिवस के रूप में, हूल दिवस के रूप में मनाया गया है। हूल दिवस के रूप में वो चर्चा में रहा है। तो इसका मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों एंड ब्रिटिश यानी अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण, इसके कारण से संथाल विद्रोह हुआ था। दोस्तों, क्या था कि जो महाजन हुआ करते थे, महाजन यानी जमींदार वगैरह, वो क्या करते थे कि अत्यधिक ब्याज दर पे ऋण दिया करते थे गरीबों को। और ऋण नहीं चुकाने पे उससे अधिक मात्रा में क्या करते थे, जमीन को हड़प लेते थे। ठीक है, तो इस कारण से कि वहाँ के जो निवासी हुआ करते थे वो ज्यादा समस्या होने लगा उन लोगों को, तो यह विद्रोह का प्रारंभ हुआ। ठीक है, ये जो विद्रोह का प्रारंभ हुआ वह 30 जून से स्टार्ट हुआ था। कब से? 1855 से, जो कि कब तक चला था? 1856 तक चला था कंटिन्यू। ठीक है, इस दिन को ही हम लोग हूल दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, जो विद्रोह है वह बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में प्रारंभ हुआ था। दोस्तों, ये जो तीनों स्टेट थे, अभी के समय में है, वो उस समय कंबाइंड था, वेस्ट बंगाल के नाम से ही जाना जाता था। दोस्तों, उस समय एक जगह था संथाल परगना। संथाल परगना, ये यहीं से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। जो इसका नेतृत्व किए थे वो कौन किए थे? दो भाई थे, सिद्धू और कान्हो। ठीक है, सिद्धू और कान्हो, इसके साथ दो और भाई थे जो कि इनका सपोर्ट किए थे, वो चांद और भैरव। ये क्वेश्चन बार बार झारखंड के एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, और स्टेट पीसीएस में भी संभावना बनी रहती है इस क्वेश्चन को आने का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन की शुरुआत किन देशों के कोस्ट गार्ड ने मिलकर किया है? तो कौन सा देश, कौन किन किन देशों ने मिलकर किया है? तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश मिल करके ये मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, दोस्तों, ये मिशन की शुरुआत जो कहाँ से हुई है? अमेरिका के याद रखिएगा इसको, विलमिन विल्मिंगटन शहर है एक, वहां पे ये आयोजन किया गया था। अ, एक समिट किया गया था, उसका नाम क्या था? इसको याद रखिएगा, क्वाड लीडर समिट। ठीक है, ये जो समिट हुआ था उसी में यह निर्णय लिया गया कि भारत, जापान और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों देश मिल करके क्या करेंगे, इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने का। ठीक है, दोस्तों, इसमें और एक खास बात क्या थी कि प्रत्येक देश से दो अधिकारी चुना जाता था, जिसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती थी। या तो दो महिलाएं भी हो सकती है, एक पुरुष एक महिला भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से ये अब प्रारंभ हुआ कब? सितंबर 2024 से। कब से? सितंबर 2024 से। कौन सा मिशन? तो याद रखिएगा, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2D कंप्यूटर द्वारा प्राप्त की गई वर्तमान कार्य गति कितनी है? टोटल कितनी है? तो ये 50 किलो हर्ट्ज। याद रखिएगा कितनी इसकी गति है, तो 50 किलो हर्ट्ज। 2D यानी डायमेंशन, डायमेंशनल। ठीक है, 2D यानी मतलब डायमेंशनल। दोस्तों, इसका जो निजात हुआ है कहाँ पे हुआ है? तो पेंसिल्वेनिया। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे? पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी में इस कंप्यूटर का विकास किया गया है। ठीक है, विकसित किया गया है। इसका जो खास बात यह है कि ऊर्जा खपत कम करती है। क्या करती है? ऊर्जा खपत को कम करती है।
याद रखिएगा दोस्तों, क्या करती है? ऊर्जा खपत कम करती है। ठीक है, ये मेन मेन पॉइंट है ये। अगर आप स्टेट पीसीएस वगैरह दे रहे हैं तो आपको ऑप्शन में ये जरूर देखने को मिलेगा, है ना। और इसकी क्या है, ये कौन से सामग्रियों से बनी हुई है? तो MOS2 और क्या है? WS2। क्या है? WES2। ठीक है। जो MOS2 का उसका रासायनिक नाम क्या है? तो मोलिबिडेनम। क्या है? मोलिबिडेनम। ठीक है, मोलिबिडेनम डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड, मोलिब्डेनम डाइसल्फाइड। ठीक है। और WSE2 का क्या नाम है? टंगस्टन। टंगस्टन डीसी लेनाइड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आधार सक्षम भुगतान प्रणाली AEPS, ठीक है, की सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू किए गए नए नियम कब से प्रभावी होंगे? तो ये दोस्तों कब से प्रभावी होने वाले हैं? तो 1 जनवरी 2026 से ये AEPS सुरक्षा बढ़ाने के लिए लागू किया गया, और इसे प्रभावी होने के लिए होना है कब से? तो 1 जनवरी 2026 से होना है। दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे AEPS का फुल फॉर्म क्या है। तो आधार आधार अनेबल, लिख लीजिएगा आप लोग, पेमेंट सिस्टम। ठीक है, क्या है? आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, ये जो संचालन कौन करता है? इसका संचालन करता है NPCL, यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा संचालित किया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में नगद निकासी, जो नगद निकासी है वो उसमें ये सुविधा प्रदान करवाएगा, बैलेंस जांच करने में सक्षम रहेगा, और फंड ट्रांसफर की सुविधा भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने एक नए प्रमुख के रूप में जुलाई 2025 में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया है? तो किसे? पराग जैन को नियुक्त किया गया है। किसका प्रमुख? तो रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? थोड़ा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। क्या है रॉ का फुल फॉर्म? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, ये कभी कभी पूछा भी जाता है, और करंट थिंग के लिए ये अच्छी साबित होगा, है ना। इसका जो कार्यभार 1 जुलाई 2025 से संभालेंगे, वह 1 जुलाई 2025 से ये संभालेंगे। दोस्तों जो पराग जैन है 1989 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस हैं। कौन है? 1989 बैच के पंजाब कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, पराग जैन ARC के प्रमुख भी है, प्रमुख थे। अब कि जब ये रॉ में आ गए, उसके पहले ARC के प्रमुख थे। ARC का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एविएशन रिसर्च सेंटर। ARC का एविएशन रिसर्च, इसके प्रमुख भी थे। इसके पहले ये कार्यभार संभालने से पहले ARC के प्रमुख थे। दोस्तों इसको नियुक्त करने का मेन रीजन यह है कि ऑपरेशन सिंदूर हाल ही में हुआ था, पहलगाम हमले के बाद। तो उस दौरान पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने, उनकी खुफिया जानकारी देने का श्रेय पराग जैन को ही जाता है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? पराग जैन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राधानाथ स्वामी को किस शहर में अंतर धार्मिक कार्यक्रम में उनके आध्यात्मिक और सामाजिक योगदान के लिए सम्मानित किया गया है? तो कहां पे? न्यूयॉर्क सिटी में। कहां पे? न्यूयॉर्क सिटी में इन्हें सम्मानित किया गया है। ये जो है वो इसको के वरिष्ठ भिक्षु भी रह चुके हैं। क्या है? ये जो इस्कॉन है उसके वरिष्ठ भिक्षु भी रह चुके हैं, भिक्षु भी थे। ठीक है, भिक्षु हैं भी, है ना। इसका जो जन्म हुआ था वो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। उन्होंने 1982 में उन्हें संन्यास ले लिया था। 1982 में इन्होंने संन्यास ले लिया, और योग के प्रचार और योग के प्रचार करने में यह अपना जीवन समर्पण कर दिया। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा। कौन थे? राधा नाथ स्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा 18 जून 2025 को घोषित नए कृषि वानिकी मॉडल नियमों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसानों की आय बढ़ाना और जलवायु परिवर्तन से
निपटारा करना, ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों ये कहाँ पे लागू किया गया है? तो ये बिहार में लागू किया है। कौन सा कौन सा योजना? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना कहाँ पे? बिहार में लागू किया गया। दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा युवाओं के, ये योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है कि युवाओं को 12वीं के बाद इंटर्नशिप दिलवाना। क्या है कि युवाओं को 12वीं पास होने के बाद इंटर्नशिप दिलवाना, ठीक है। इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे? तो कौशल विकास का, कौशल विकास का, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो युवा रहेंगे उनकी योग्यता के अनुसार विभिन्न कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिलवाया जाएगा, ठीक है, 12th पास होने के पश्चात। और आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, आर्थिक सहायता भी दिया जाएगा। आर्थिक सहायता में क्या होगा कि जो विद्यार्थी 12th या ग्रेजुएशन पास हो जाएंगे, जैसे 12th पास हुए हैं तो उन्हें जो मंथली होगा, मंथली 4,000 रुपया दिया जाएगा उनको सहायता के रूप में, मासिक सहायता के रूप में। और अगर जिला के अंदर रहे तो उसको अतिरिक्त भत्ता भी दिया जाएगा जो कि 2,000 रुपया होगा, ठीक है। और अगर जिले से, राज्य से अगर बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए तो उन्हें 5,000 रुपया अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। और कोई विद्यार्थी अगर ITI किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा किया है तो उसे भत्ते क्या बोलते हैं, मासिक सहायता के रूप में 5,000 दिया जाएगा। और अतिरिक्त भत्ता जो होगा वो 2,000 का होगा। और वही अगर स्टेट से बाहर चले जाते हैं तो 5,000 मिलेगा, ठीक है। और जो ग्रेजुएट हो जाते हैं, जो ग्रेजुएट हो जाते हैं उन्हें 6,000 रुपया दिया जाएगा। अतिरिक्त भत्ता का अगर जिला में रहे, अगर अपने ही जिले में रहे तो उन्हें 2,000 रुपया दिया जाएगा अतिरिक्त भत्ता के रूप में। और वह आउट ऑफ स्टेट हो जाते हैं, बाहर जाकर के पढ़ाई करते हैं तो उन्हें 5,000 की अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। तो किन लोगों के लिए है? तो जो बच्चे 12th के बाद अतिरिक्त पढ़ाई करना चाहते हैं और भी आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए योजना निकाला गया है। किनके द्वारा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा। कौन सा योजना? मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस 2025 किस विशेष उपलब्धि को चिन्हित करता है? तो क्या है? तो 76 वर्ष की विरासत, यानी 76 वर्ष पूरा हो जाने के उपलब्धि, ICAI का 76 वर्ष पूरा हो जाने के उपलब्धि में ये चिन्हित करता है ना। दोस्तों क्या है कि जो ICAI है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा, है ना। ये जो अकाउंटेंट दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है, जो कि कब से प्रारंभ हुआ? 1949 में। ये 1949 में क्यों प्रारंभ हुआ? क्योंकि ये 1948 की एक विशेष समिति के सिफारिश पर 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के तहत इसे बनाया गया था, जो कि जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि ICAI की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुई, ठीक है, 1 जुलाई 1949 को हुई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने 1 जुलाई 2025 को अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो कितने वर्ष पूरे कर लिए? तो टोटल 75 वर्ष पूरे कर लिए। भारतीय SBI जो है वो 1 जुलाई 2025 को अपना स्थापना वह 75 दिवस मनाया, ठीक है। 1955 में ये जो बैंक था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जो इससे पहले कौन था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसे राष्ट्रीयकरण करके SBI का गठन किया गया, ठीक है। इसके पहले क्या था? 1955 के पहले इंपीरियल बैंक था इसका नाम। अब इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया SBI, ठीक है, SBI में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने हाल ही में चेन्नई में किस उद्देश्य से पहला आसियान भारत क्रूज संवाद आयोजित किया है? किस उद्देश्य से आयोजित किया है? तो समुद्री सहयोग बढ़ाने और सतत क्रूज पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए यह संवाद आयोजित किया है, ठीक है। दोस्तों क्या है कि भारत और आसियान के बीच समुद्री सहयोग को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है कि आसियान और भारत के बीच जो आपसी जो फ्रेंडशिप चल रही है और भी चलने के लिए क्या किया है कि इस संवाद को आयोजित किया है, ठीक है। भारत की सागरमाला पहल और आसियान समुदाय के विजन 2045 का समर्थन करना है।
भारत का क्या है कि सागरमाला पहल और आसियान समुदाय के विजन, जो आसियान के समुदाय के विजन है, जो उनका लक्ष्य है, उसका सपोर्ट करना भारत का एक लक्ष्य है, 2045 तक समर्थन करना है। ठीक है दोस्तों, आसियान में टोटल 11 जो कंट्रीज हैं। अभी तो भारत है नहीं, इसका सदस्य नहीं मिला है, इसकी सदस्यता नहीं मिली है। और इसमें से 11 देश हैं, जो कि पहला क्या है, ब्रुनेई, BRUNI, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। लाओस हो गया और मलेशिया हो गया। छठा म्यांमार। सातवां जो है वो है फिलीपींस। आठवां सिंगापुर। सिंगापुर। नौवां तिमोर लिस्टी। 10वां है थाईलैंड। और एक 11वां क्या है, वियतनाम। ठीक है, इन देशों को आप याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन में जो इन लोगों के बारे में पूछता है कि इन देशों में से आसियान देशों की कौन कौन से आसियान देश की सदस्यता किन देशों के साथ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वह पहला राज्य कौन सा बना जिसने नगर पालिका चुनाव में मोबाइल फोन आधारित ई वोटिंग लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार ने हाल ही में क्या किया है कि जो अभी नगर पालिका चुनाव होगा उसमें मोबाइल फोन के द्वारा ई वोटिंग होगा। ठीक है, दोस्तों ये 6 नगर परिषदों में होगा। टोटल बिहार में कितना, 6 नगर परिषदों में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। ये जो रूपरेखा है किसके द्वारा है, तो एस्टोटोनिया देश है, उससे मिलता जुलता है, उनसे ये लिया गया है। ठीक है, कौन सा देश का रूपरेखा है, तो ये याद रखिएगा, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो कंट्री है, उससे ये मिलकर दुनिया के उन गिने चुने क्षेत्रों में शामिल हो गया है। ठीक है, और दोस्तों जो 27 जून तक, 27, ये जो ऐप है उसके बाद से ये एप्लीकेशन जो बनाया गया है, उसको बनाने के बाद 27 जुलाई तक 10,000 से ज्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट हुए और इसका पंजीकरण करवाए, इसमें ऑनलाइन में पंजीकरण करवाए। और 50,000, इसका अनुमान है कि 50,000 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म मतदाता इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपना वोट करेंगे। ठीक है, 50,000 से भी ज्यादा लोग, है ना। तो ये एक नई पहल है, तो ये बहुत अच्छा ये पहल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और यूए के बीच ग्रीन स्टील और हाई ग्रेड एल्युमिनियम उत्पादन में रणनीतिक सहयोग किस समझौते के तहत शुरू किया गया? किस समझौते के तहत, तो सीईपीए के तहत ये समझौता किया गया है। ठीक है, दोस्तों सीईपीए का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। दोस्तों ये समझौता जो है वो दोनों देशों को क्या है कि व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। ठीक है, यह समझौता क्या करेगा कि दोनों देश यानी इंडिया और यूएई के जो व्यापार है और निवेश है उसको बढ़ावा मिलेगा इस समझौते से। ठीक है, जो ये समझौता कौन कौन किन किन लोगों ने किया है, तो भारत के जो केंद्रीय मंत्री HD कुमार स्वामी है और यूएई के अर्थव्यवस्था मंत्री मंत्री अब्दुल्ला बिन तौक अली मर के बीच हुआ है। ठीक है, कौन कौन है, तो ये आप याद कर लीजिएगा कि जो इंडिया का सेंट्रल मिनिस्टर है HD कुमार स्वामी, ये और किनके बीच, अब्दुल्ला बिन तौक अब्दुल्ला बिन तौक अल मरी अल मरी। ठीक है, इन दोनों के बीच ये समझौता अब बैठक हुई थी और ये समझौता हुआ। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जिस कंपनी को यह दिया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो इंडिया में कौन कौन से है, तो सेल, दूसरा है NMDC, दूसरा कौन है MNDC, और तीसरा कौन है मैकॉन। ठीक है,
ये 3 देशों को दिया गया, सॉरी, ये 3 जो कंपनियां हैं उनको दिया गया है बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुरून रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या के मामले में किस स्थान पे है? तो ये जो स्थान है वो तीसरा स्थान पे है। जो पहला स्थान है वो कौन है? अमेरिका। और दूसरा स्थान है चीन का, चीन। और तीसरा स्थान है भारत का, ठीक है। भारत में कौन कौन से शहर है दोस्तों? तो ये है बेंगलोर, बेंगलुरु, मुंबई और गुरुग्राम। गुरुग्राम, ये 3 शहर हैं जो किसके? यूनिकॉर्न स्टार्टअप के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों यूनिकॉर्न स्टार्टअप के अंतर्गत आने के लिए कौन कौन से शर्तें होनी चाहिए? तो ये 1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का इसके पास वैल्यूएशन होना चाहिए। कितना? 1 अरब अमेरिकी डॉलर का वैल्यूएशन होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए। और ये शेयर मार्केट में लिस्टेड ना हो, शेयर मार्केट में में लिस्टेड ना हो, तो जाकर के ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईएनएस तमाल में तैनात ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह सुपरसोनिक गति से चलती है। दोस्तों यह जल थल वायु तीनों में काम करती है, ठीक है। यह इसका जो तकनीक है, किस तकनीक से बना है? तो स्टील तकनीक से। इसे ये तकनीक क्या है? तो रडार की पकड़ में आने से बच जाता है। क्या है कि ये स्टील तकनीक क्या है कि रडार के जो किसी देश में अगर हम कोई मिसाइल को लॉन्च कर रहे हैं तो उनका जो रडार रडार होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और पता चल जाता है कि हमारे देश में आकर के कोई मिसाइल या तो विस्फोट कर रहा है या तो कुछ कर रहा हो। इससे यह बचता है, यह तकनीक क्या करता है, इससे बचता है, उसके पकड़ में आता नहीं है, ठीक है। तो इसकी खास बात यही है। दोस्तों जो इसका वजन जो है, इसका वजन जो है 3900 टन है। कितना है? 3900 टन है। और जो इसमें टोटल 250 लोग यानी नौसेना लोग इसमें आ जा सकते हैं, ठीक है। ये इस पे रह सकते हैं, ठीक है, नौसैनिक। और दोस्तों इसके और खास बात क्या है कि जितने भी और हेलीकॉप्टर हैं, जैसे कि कामो है, कामो 31 है, 28 है, हेलीकॉप्टर भी इसमें मतलब यहाँ पे रख सकता है, ठीक है। तो इसकी खास बात यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्प्री 2025 योजना के अंतर्गत नियोक्ताओं को किस प्रकार की प्रोत्साहित किया गया है? नियोक्ताओं को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया गया है? तो क्या है कि निरीक्षण और पिछले बकाये से राहत के लिए, ठीक है। शुरुआत कैसे होगी? तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्प्री की शुरुआत हुई है। तो क्या है कि जो स्प्री की शुरुआत हुई है कर्मचारी राज्य बीमा के द्वारा शुरुआत की गई है। जो इस योजना की शुरुआत है इसिक के द्वारा हुई है। इसिक, इसिक यानी कि एम्प्लॉय 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 स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा, के द्वारा ये शुरुआत की। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देना है। क्या इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक सुरक्षा कवरेज को बढ़ावा देना है, ठीक है। दोस्तों ये जो स्टार्ट हुआ है कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में इसी की 196वीं बैठक के दौरान स्प्री 2025 की शुरुआत की गई थी, जो कि कब से कब तक है? तो 1 जुलाई ये जो लागू रहेगा कब से कब तक? 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 25 तक, ठीक है। ये लागू रहेगा, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना है इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे से संबंधित सभी सेवाओं को एक ही साथ एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए रेलवे मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो क्या है? रेल वन। इसका जो सुविधा का क्या नाम है? तो रेल वन। ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है? तो सभी यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है, जैसे कि टिकट बुकिंग की सुविधा प्रदान हो, रियल टाइम
ट्रेन ट्रैकिंग, जैसे कौन सा ट्रेन कब आ रहा है, कितने बजे आ रहा है, ये सब का ट्रैकिंग हो। खाना ऑर्डर करने की समस्या होती थी, वो नहीं हो। ये सब इसी ऐप में हो जाएगा। जैसे पीएनआर की स्थिति का पता करना हो, रिफंड हो, अगर कोई भी रेल टिकट बुक ना हो और पैसा कट गया तो रिफंडिंग में भी सहायता मिलती है इससे। कुली बुकिंग जैसी सुविधाओं देगी। ठीक है, कौन सा? रेल वन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर नगर निगम द्वारा शुरू की गई डिजिटल हाउस एड्रेस परियोजना में किस तकनीक का प्रमुख रूप से उपयोग किया गया है? तो क्यूआर कोड और जीपीएस तकनीक का उपयोग किया गया है। इसमें क्या है कि रियल टाइम सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। आपातकालीन प्रक्रिया में सुधार एवं डेटा आधारित स्मार्ट शहरी योजना इस तकनीक में शामिल है। ठीक है, तो ये इसका एक फायदा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार्ट ऑफ घाना सम्मान किस देश की यात्रा के दौरान प्रदान किया गया है? तो कौन सा देश? घाना में यह सम्मान प्रदान किया गया है। दोस्तों, ये जो घाना की जो अभी जो विजिट था, वो 30 साल में पहली बार हुआ प्रधानमंत्री का। ठीक है, 5 वर्ष। इसका जो मेन उद्देश्य क्या है कि जो आपसी व्यापार होगा उससे दुगुना करना है। आपसी व्यापार है वो जो अभी 1 गुना है वो दुगुना करना है। ठीक है, अभी कुछ ही हो रहा था, लेकिन अब से क्या होगा कि दोगुना होगा। इन्हें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, तो इससे व्यापार भी बढ़ेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में हाल ही में लॉन्च की गई वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 का मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, तो उद्योगों को ऑनलाइन अनुमति और सब्सिडी प्रक्रिया प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोर्सेनिया कुसुमिया किस राज्य में खोजी गई एक नई वृक्ष प्रजाति है? कौन सा वृक्ष? तो गोर्सिनिया कुसुमिया किस राज्य में खोजी गई? तो ये आसाम में अभी रिसेंट में ही खोजी गई है। तो ये चर्चा में है और ये आने की संभावना, ये सब क्वेश्चन ज्यादा होती है। ठीक है, इसका जो उपयोग है ना दोस्तों, ये क्या है कि गर्मी में राहत के लिए शरबत बनाया जाता है इससे, और डायबिटीज और पेस्टिस जैसे रोग का इलाज भी होता है। ठीक है, ये कौन सा, ये जो आप ये किन वंश में आता है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। CLUSIACEAE, ब्लू सुइया, ये इसका एक प्रजाति है गार्चिनिया कुसुम। ठीक है, ये इसके वंश का है। इसके वंश में टोटल 414 प्रजातियां पाई जाती हैं। 414 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो भारत में 33 पाई जाती है। भारत में ब्लूसोसिया का टोटल 33 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें से असम में अकेले 12 टोटल, जिसमें असम में टोटल 12 पाई जाती है। ठीक है, दोस्तों ये जो खोज किया गया है वो क्या है कि बक्सा जिले, कहाँ पे? बक्सा जिले में के बामूवारी क्षेत्र है। बक्सा जिले के बामूवारी जिले में खोजी गई है इसे। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा आपको याद रखने का, तो ज्यादा याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना गोर्सिनिया किस वंश का है, तो ब्लूसेशिया का वंश का है। ठीक है, और ये कहाँ पे खोजी गई है? तो आसाम में। ठीक है, और इसकी जो टोटल प्रजाति कितनी है? तो 414 है, जिसमें से गुड़सुइनिया कुसुम भी है ना। अब भारत में 33 है और असम में 12 है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो कहाँ पे? मनीला, फिलीपींस में। इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपदा जोखिम को कम करना। कब तक? 2030 तक। आप 2030 तक इस जोखिम को कम करना इसका मेन उद्देश्य था इस सम्मेलन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना में एयर ऑफिसर इन चार्ज एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर मार्शल एस शिवशंकर को एओए का के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, दोस्तों ये जो अ, शिव कुमार है, एस शिव कुमार है, वो 16 दिसंबर 1989 को लड़ाकू पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था वायुसेना में। ठीक है, लड़ाकू पायलट के रूप में वायुसेना में नियुक्त किया गया था। और दोस्तों इसके अतिरिक्त जो वायुसेना के जो अभी अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? अभी रिसेंट में ही बनाया गया है उनको। एयर मार्शल कौन है? नर्मदेश्वर
तिवारी। कौन है? नर्मदेश्वर तिवारी, ये उपाध्यक्ष है और ये कौन है? अध्यक्ष है। कहाँ का? वायुसेना का। इसको याद रखिएगा, ठीक है। दोस्तों इसी के साथ आज का इस सप्ताह जो 1 से लेकर के 6 तारीख के बीच में जो भी दिन पड़े, उन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो न्यूज में हेडलाइन में बने रहे और उन सभी को हम लोगों ने इसमें कवर किया है। तो आप लोग फिर से रिपीट करके एक बार जरूर रिवाइज कर लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। और एग्जाम आता है तो एक बार एग्जाम देने से पहले आप लोग पक्का इसको एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सब सिलेक्टेड है और जो बड़े बड़े न्यूज पेपर है उसमें चर्चा में रहा है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नेक्स्ट वीक के लिए।